गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखेंगे एबनॉर्मल लेबर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था नॉर्मल लेबर, अब हम देखेंगे एबनॉर्मल लेबर। फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। एबनॉर्मल लेबर। ओके, एबनॉर्मल लेबर जो है उसे क्या बोला जाता है? डिस्टोसिया बोला जाता है। एबनॉर्मल लेबर में जो है जो बेबी डिलीवर होने की जो प्रोग्रेस है वो कैसी होती है? बहुत ही ज़्यादा स्लो होती है। ओके, और इसमें जो पैसेंजर कॉन्ट्रैक्शंस हैं, इनकी जो प्रोसेस होती है वो कैसी होती है? स्लो होती है। या फिर क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन है, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जो एमनियोटिक फ्लूइड का जो प्रेशर बनता है वो बहुत ही ज़्यादा कम लगता है। ओके, जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आते हैं वो प्रॉपरली नहीं आ पाते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो लेबर है वो एबनॉर्मल होने के जो चांसेस हैं वो क्या हो जाते हैं? ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो उसे एबनॉर्मल लेबर होते हैं। फर्स्ट देख लेते हैं पैसेज। पैसेज में क्या होता है, जो पेल्विक जो बर्थ चैनल होता है, जो बर्थ चैनल होता है वो क्या होता है? इसमें एबनॉर्मल होता है। ओके, या फिर कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट जैसा यदि कभी इंसिडेंस हो जाता है तो उसकी वजह से जो लेबर है वो एबनॉर्मल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, सेकंड है पैसेंजर। पैसेंजर में क्या होता है? मैक्रोसोमिया। मैक्रोसोमिया का मतलब होता है यदि बेबी जो है जो नॉर्मल वेट और साइज होना चाहिए बेबी का, उससे यदि ज़्यादा है या बेबी का साइज बड़ा है, जो नॉर्मल डिलीवर नहीं हो सकता, तो वो कंडीशन काय की हो जाती है? मैक्रोसोमिया। मतलब जो है ये एबनॉर्मल लेबर में आ जाता है। ओके, एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन। जो बेबी है वो एबनॉर्मल तरीके से प्रेजेंट है, एबनॉर्मल तरीके से उसका जो पोजीशन है यूट्रस में वो एबनॉर्मल है, तो वो काय में आ जाएगा? एबनॉर्मल लेबर में आ जाएगा। ओके, एबनॉर्मल लेबर में थर्ड है पावर। ओके, एबनॉर्मल और इनफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। एबनॉर्मल तरीके से क्या आएंगे? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आएंगे। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रॉपरली नहीं आएंगे, इसकी वजह से जो क्या होगा? एबनॉर्मल लेबर की कंडीशंस बनेंगी। ओके, एबनॉर्मल लेबर में क्या होता है, ये जो एक्टिव फेस और जो लेटेंट फेस होते हैं वो क्या होते हैं? नॉर्मल लेबर में बेसिकली क्या देखा जाता है, जो लेटेंट फेस होता है उसमें क्या होता है? 3 सेंटीमीटर 8 आवर 3 सेंटीमीटर डायलेटेशन होने के चांसेस होते हैं। जो नली पैरास या फर्स्ट ग्रेविडा जो लेडीज़ होती हैं उनमें क्या होता है? 8 आवर में 3 सेंटीमीटर तक डायलेट होने के चांसेस होने चाहिए नॉर्मल लेबर में। बट जो एबनॉर्मल लेबर होता है उसमें क्या होता है? ऐसा नहीं होता है। उसमें सर्वाइकल डायलेटेशन का जो रेट होता है वो 1 सेंटीमीटर पर हावर 1.0 सेंटीमीटर पर हावर होता है नली पैरास के लिए, एंड 1.2 से 1.5 सेंटीमीटर पर हावर होता है मल्टी पैरास वुमन के लिए। ओके, इफ एबनॉर्मल रूल्स आउट ऑब्स्ट्रक्शंस, ये और क्या होते हैं? एबनॉर्मल ऑब्स्ट्रक्शंस, बाधाएं आती हैं एबनॉर्मल लेबर में यूज़ ऑक्सीटोसिन। ओके फ्रेंड्स, ऑक्सीटोसिन का यूज़ इसलिए किया जाता है, जो कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, उनको बढ़ाने के लिए किया जाता है ड्यूरिंग लेबर के टाइम ही किया जाता है। और इसका यूज़ एक और होता है, यदि आफ्टर चाइल्ड बर्थ हैवी ब्लीडिंग हो रही है तो जो है ब्लीडिंग को रिड्यूस करने के लिए या कम करने के लिए ऑक्सीटोसिन का यूज़ किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है बिफोर इंटरवेंशंस बाय ऑपरेटिंग वेजाइनल डिलीवरी और सिजेरियन सेक्शन वी मस्ट मेक श्योर। मतलब कि यदि ऑपरेटिंग वेजाइनल डिलीवरी हो रही है या फिर कोई सिजेरियन सीजर हो रहा है तो उसके पहले हमें क्या करना है? कुछ इंटरवेंशंस हैं उनको क्या कर लेना है? मेक श्योर कर लेना है। ओके, लेटेंट फेज इज पास्ट। देख लेना है कि जो मदर है उसने लेटेंट फेज पास कर लिया है क्या? एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन अचीव। ओके, जो एफिशिएंट जितने कॉन्ट्रैक्शन होने चाहिए वो उसने पूरे कर लिए हैं। ओके, कैसे? तो देख लेते हैं। यूज़ ऑफ इंट्रा यूट्राइन प्रेशर डिवाइस। ओके, इसमें क्या करेंगे? इंट्रा यूट्राइन प्रेशर डिवाइस होती हैं उनका यूज़ कर सकते हैं। यूनिट ऑफ मेजरिंग कॉन्ट्रैक्शंस।
इसमें क्या होता है, मेजरिंग कॉन्ट्रैक्शंस, जो कॉन्ट्रैक्शंस यूनिट है उसको क्या कर लेना है, मेज़र कर लेना है, ठीक है, श्योर कर लेना है, मेज़र कर लेना है। सेकंड है सिजेरियन सीजर, इंडिकेशंस कैन बी फीटल और मैटरनल। मैटरनल में क्या क्या चीज़ें इंडिकेशंस होते हैं मैटरनल के लिए, ये कि यदि मैटरनल जो है, मदर है जो रिक्वेस्ट कर रही है, उससे क्या हो रहा है, पेन जो है सहन नहीं हुआ है, ज़्यादा ही घबरा रही है या फिर थक चुकी है, तो यदि ऐसी कोई कंडीशन बनती है तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। ओके, और नेक्स्ट है इसमें एग्जूशेशन में क्या होता है, यदि मदर जो है वो थक चुकी है, ओके, यदि मदर है थक चुकी है, ज़्यादा ही थक चुकी है, अब उससे प्रेशर नहीं लग रहा है, तो सिजेरियन सेक्शन की जो है कंडीशंस वो ज़्यादा बनती हैं। रिपीट सिजेरियन सेक्शन, यदि जो मदर है उसका पहले सिजेरियन सेक्शन हुआ है, तो फिर क्या होगा, रिपीट सिजेरियन सेक्शन ही होगा। एबनॉर्मल पेल्विस, यदि उसका जो पेल्विक शेप है वो कैसा है, एबनॉर्मल है, तो फिर क्या है, सिजेरियन सेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लें सिजेरियन सेक्शन फीटल इंडिकेशंस। फीटल्स के लिए जो क्या होते हैं इंडिकेशंस वो देख लेते हैं। नॉन रीजनिंग फीटल हार्ट रेट, जो फीटल हार्ट रेट है वो क्या हो रही है, रिश्योरिंग नहीं हो रही है, श्योर नहीं कर पा रहे हैं, ओके, फीटल हार्ट रेट अच्छे से समझ नहीं आ रही है, तो फिर क्या होगा, सिजेरियन सेक्शन इमरजेंसी में करना पड़ता है। एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन, उसका प्रेजेंटेशन है बेबी का वो कैसा है, एबनॉर्मल है, बेबी एबनॉर्मल तरीके से उसकी जो पोजीशन है वो एबनॉर्मल है। एबनॉर्मल प्लेजेंटेशन, इसका क्या मतलब होता है, ये एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो प्लेजेंटा होता है वो डीपली जो होता है यूट्रस बॉल में डीपली ग्रो करता है, एंड फिर जो डिलीवरी के टाइम क्या होता है, वो यूट्रस बॉल से अलग नहीं हो पाता है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल प्लेजेंटेशन। ओके, तो ये कंडीशन यदि बनती है प्लेजेंटा की, तो सिजेरियन सेक्शन करना पड़ता है। वैक्यूम एंड फोर्सेप, वैक्यूम एंड फोर्सेप में जो है यूज़ किया जाता है। मैटरनल इंडिकेशंस उसके ये हैं कि इनएडुकेट एक्सपल्सिव मैटरनल एफर्ट्स, यदि मदर ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगा पा रही है, प्रेशर नहीं कर पा रही है, बेबी को पुश नहीं कर पा रही है, खुद से थक चुकी है, तो फिर जो है वैक्यूम्स का यूज़ किया जाएगा। और सेकंड फीटल के लिए है, यदि जो उसके एफएचएस हैं वो समझ नहीं आ रहे हैं या फिर डीप में जा रहे हैं, ओके, कम हो रहे हैं नॉर्मल से, तो क्या होगा, ये सिजेरियन सेक्शन की कंडीशंस ज़्यादा बढ़ सकती हैं और वैक्यूम्स फोर्सेप्स वगैरह का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेटिंग वजाइनल डिलीवरी, अब क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है ऑपरेटिंग एंड वजाइनल डिलीवरी में, एम्प्टी ब्लैडर। ओके, मतलब कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है हमें, एम्प्टी ब्लैडर, देख मदर का जो ब्लैडर है वो कैसा होना चाहिए, एम्प्टी होना चाहिए, खाली करवा देना चाहिए। फुली डायलेटेड सर्विक्स, देखना है जो सर्विक्स है वो फुली डायलेट हो चुकी है। एडुकेट एनेस्थेसिया देना है उसको। फीटल प्रेजेंटेशन पोजीशन, स्टेशंस बेल नोन, देखना है जो स्टेशन अच्छे तरीके से उसकी पोजीशन को असेस करना है, फीटल के प्रेजेंटेशन को असेस करना है। ओके, लिथोटॉमी पोजीशन, मदर को क्या करना है, लिथोटॉमी पोजीशन देना है। और एक्सपीरियंस्ड, ओके, जो होती है एबनॉर्मल लेबर, उसमें एक्सपीरियंस्ड मैटर करता है कि यदि एक्सपीरियंस्ड पर्सन होनी चाहिए, यदि एक्सपीरियंस्ड नर्स होनी चाहिए, यदि कोई कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं तो वो इजीली हैंडल कर ले, इतनी उनमें क्या होना चाहिए, कैपेसिटी होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ऑपरेटिंग वेजाइनल डिलीवरी। अब जो ऑपरेटिंग वेजाइनल डिलीवरीज होती हैं उनमें बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं, तो वो कॉम्प्लिकेशंस क्या हैं देख लेते हैं। फर्स्ट है लैक्सरेशन। ओके, लैक्सरेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है, डायग्राम के थ्रू इसमें जो है वो कट जो है वो कैसा हो जाता है, डीप कट लग जाता है। ओके, तो इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, लैक्रेशन। ओके, और सेकंड है पीपीएच, पोस्टपार्टम हैमरेज। ओके, इसका मतलब होता है पीपीएच पोस्टपार्टम हैमरेज। इसमें क्या होता है
कि हैवी ब्लीडिंग होती है। इसमें बेबी डिलीवर होने के बाद क्या होता है, जो ब्लीडिंग है वो हैवी होती है। ओके। और थर्ड जो है वो है एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस। इस एबनॉर्मल लेबर जो होता है उसमें क्या होता है, एनेस्थीसिया कॉम्प्लिकेशंस भी आते हैं बहुत सारे, है ना। इंट्राक्रेनियल हैमरेज हो जाता है। इंट्राक्रेनियल हैमरेज को भी डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। इंट्राक्रेनियल हैमरेज में क्या होता है, ब्लीडिंग होती है ब्रेन टिश्यू और स्कल्स के बीच में ब्लीडिंग होती है। ओके। कभी कभी अगर बेबी के साथ ऐसा होता है तो उसमें डेथ के चांसेस भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके। ये काय की वजह से होता है, ज़्यादा प्रेशर की वजह से होता है, कंप्रेशन की वजह से होता है। ओके। इसके बाद नेक्स्ट है सेफ्लन हेमाटोमा। सेफ्लन हेमाटोमा क्या होता है, इसमें फीटल का जो हेड होता है ऐसा हो जाता है, रप्चर्ड हो जाता है। उसकी जो ब्लड वेसल्स होती हैं ना वो रप्चर्ड हो जाती हैं कंप्रेशन के कारण। ओके। कंप्रेशन के कारण क्या होते हैं, फीटल हेड की ब्लड वेसल्स रप्चर हो जाती हैं। ओके। ये देखिए डायग्राम में, ये स्कल है। ओके। इसमें जो ब्लड वेसल्स हैं वो कैसी हो जाती हैं, रप्चर हो जाती हैं। ओके। एक्सट्राड्यूरल हेमरेज। तो फ्रेंड्स, आज हमने देखा एबनॉर्मल लेबर। इसके आगे का हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक यू।